हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 18 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 18 सितंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन अब तक टाइम पर पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल की क्विज रोजाना की तरह बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। एनजेटी ऐप पर आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कल के करंट अफेयर का, जिससे आप भूलो ना। तो दोस्तों कल मैंने आपको बताया था 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, यहाँ पर 16 जून गलती से बोल दिया गया था, लेकिन आप याद रखेंगे 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। डिजिटल एड्रेस के साथ देश की पहली स्मार्ट सिटी इंदौर बनने जा रही है। ये देश की सबसे स्वच्छ सिटी भी है। मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में सबसे टॉप पर है उत्तर प्रदेश। आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है अगस्त महीने के लिए सिकंदर रजा को और तहलिया मैग्रा को। सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के हैं, तहलिया मैग्रा ये महिला खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया की। अंबेडकर एंड मोदी नाम की पुस्तक का विमोचन किया है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। एक्सिस बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक प्रलय मंडल को सीएसबी बैंक का नया एमडी और सीईओ बना दिया गया है। और झारखंड सरकार ने घोषणा करी है कि अब वो एससी एसटी और अदर बैकवर्ड कैटेगरी यानी ओबीसी का आरक्षण बढ़ा करके 77% तक करेगी। सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब एक बार फिर से इंडिया ने जीत लिया है। इंडिया ने नेपाल को हरा करके जीता हुआ है। और वहीं कंतार ब्रांड्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन गई है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। 20 ग्रैंड स्लैम विजेता रोजर फेडरर ने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, सबसे चहेते ये खिलाड़ी थे टेनिस के, और ये अब संन्यास ले लिए हैं। ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब हम लोग आज के करंट अफेयर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगा, यूपी ट्रिपल एससी पीटी इसका एग्जाम बहुत नजदीक है। ऐसे में आप प्रैक्टिस सेट जरूर इसको सॉल्व कीजिए। 22 प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाए गए हैं, जिसमें से 2 तो प्रीवियस ईयर के सेट हैं, जो कि आप आइडिया लगा पाओगे कि पिछली बार क्वेश्चंस कैसे आए थे, किस लेवल के आए थे। इसके बाद 20 आपको बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। इसके अलावा भी जो लास्ट टाइम पर क्विक रिवीजन वाला पॉइंट होता है, जो जिसको आप पढ़ करके जाते हो एग्जाम में, वो सभी चीजें यहाँ पर दे दी गई हैं, जिससे आप उन सब को भी क्विकली पढ़ करके जा सको। ये ई बुक आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी मंगा सकते हो, आप हमारे एप्लीकेशन पर जाकर के भी ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का दिया हुआ है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे दोस्तों ऑब्जर्व किया जाता है प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को। तो इस बार भी 17 सितंबर को यह मनाया गया वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, रोगियों की सुरक्षा करना, क्योंकि नर्सेज डॉक्टर्स इन सब की या फिर हॉस्पिटल स्टाफ की जिम्मेदारी होती है। उन्हीं की जिम्मेदारी को याद कराना, साथ ही साथ अन्य नागरिक जो हैं उनको भी ये बताना कि अगर आपके घर में कोई मरीज है, कोई पेशेंट है, तो उसकी सेफ्टी भी आपकी भी एक प्रकार से एक कर्तव्य होना चाहिए। उसको भी सही टाइम पर मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना भी एक कर्तव्य होना चाहिए। तो यानी पूरे के पूरे जितने भी लोग हैं वैश्विक रूप से, सभी के बारे में ये अवेयरनेस फैलाना कि आपसे जो भी हो सके आप कोशिश आपकी ये हो कि जो रोगी हो उसकी सुरक्षा की जाए। ठीक है, तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस इसी वजह से मनाया जाता है। इस बार की थीम रखी गई है मेडिकेशन विदाउट हार्म। क्या है? मेडिकेशन विदाउट हार्म। तो WHO के द्वारा ये मनाया जाता है। 2019 में इसको मनाए जाने की घोषणा हुई थी। अच्छा, अब सितंबर महीना आया है, तो इसके अभी तक के जो भी महत्वपूर्ण दिवस आए हुए हैं उनको हम लोग एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। अभी 2 सितंबर को दोस्तों मनाया गया था विश्व नारियल दिवस। विश्व नारियल दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 5 सितंबर को आप सबने मनाया विश्व शिक्षक दिवस। इसके अलावा दोस्तों 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट होता है ये। इसके अलावा 8 सितंबर को ही एक और दिवस मनाया गया, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस। इसके बाद 10 सितंबर को मनाया गया विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। लेकिन इसी के बीच में 1 से लेकर के 7 सितंबर तक मनाया गया था राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। इसके बाद 1 से लेकर के 30 तक भी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाएगा। ठीक है, यानी 1 से 7 तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह और 1 से 30 तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया। इसके बाद जो आता है मोस्ट इंपोर्टेंट 14 सितंबर, जो हिंदी दिवस के रूप में जाना जाता है। हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं इस दिन। ठीक है, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस भी 15 सितंबर को ही मनाया जाता है। इसके अलावा 16 सितंबर को मनाया गया विश्व ओजोन दिवस, और अब 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। अगला
यूनिसेफ और यूएसएआईडी यानी यूसैड ने महामारी के प्रति जागरूकता के लिए कौन सी सीरीज शुरू करी? तो अभी हाल ही में यूनिसेफ और यूसैड ने महामारी के प्रति जागरूकता के लिए दूर से नमस्ते नाम का अभियान शुरू किया है। इन्होंने भारत में यह अभियान शुरू किया है। भारत में ये अभियान के तहत एक सीरीज शुरू करी हुई है। ये सीरीज बेसिकली दूरदर्शन पर दिखाई जाएगी और यूट्यूब पर दिखाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से ये सीरीज होगा और इसमें बाकायदे दिया हुआ है आगे चल करके टाइमिंग कितने कितने बजे से कभी अब ये आएगा। तो दूर से नमस्ते ये सीरीज होगी, ठीक है, जिससे अवेयरनेस फैलाई जा सके महामारी के प्रति। ठीक है, तो इसको यूनिसेफ ने शुरू किया हुआ है। यूनिसेफ की ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के मैंने इसको स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। 16 सितंबर का ये आर्टिकल है। तो दूर से नमस्ते जो है ये न्यू टेलीविजन सीरीज है, प्रमोट किया जाएगा जिससे बिहेवियर इन ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, पैंडेमिक के बाद कैसे हम लोग आगे आने वाली पैंडेमिक से सतर्क रह सके, इसके लिए ये शुरू की गई है सीरीज। ठीक है, यूनिसेफ के बारे में अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसकी स्थापना 1946 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है और अध्यक्ष हैं इसकी कैथरीन एम रसेल। यूसैड के बारे में अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और इसी के साथ साझेदारी करी हुई है यूनिसेफ ने। फिलहाल यूसैड की स्थापना 1961 में हुई थी। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष हैं समंथा पावर। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में कहां पर उभरते कानूनी मुद्दों पर सम्मेलन आयोजित हुआ? तो ये सम्मेलन दोस्तों उदयपुर राजस्थान में हुआ। कहां पर? उदयपुर राजस्थान में हुआ ये सम्मेलन। ठीक है, उभरते कानूनी मुद्दों पर सम्मेलन। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे AIR न्यूज का। लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू टू इनॉग्रेट यूनियन ऑफ इंडिया काउंसिल वेस्ट जोन कॉन्फ्रेंस ऑन इमर्जिंग लीगल इश्यूज इन राजस्थान। तो राजस्थान में ये किया गया है 17 सितंबर 2022 को उदयपुर में। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने इसका उद्घाटन किया है। तो यूनियन ऑफ इंडिया काउंसिल सम्मेलन ये राजस्थान उदयपुर में हुआ, ये आप याद रखेंगे। राजस्थान के बारे में आप देख लो, ये रहा भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। जयपुर यानी पिंक सिटी भी जिसे कहते हैं, ये यहाँ की कैपिटल है। अशोक गहलोत जी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। अकील कुरैशी जी यहाँ के चीफ जस्टिस हैं हाईकोर्ट के। पुष्कर झील, राजसमंद, जय संबंध, पिछौला, फतेह सागर, ठीक है, और सांभर झील, ये सभी झीलें यहाँ पर हैं, प्रमुख झीलें हैं, याद रखेंगे आप। सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवला देवघाना पक्षी विहार। इसके अलावा अभी एक और चर्चे में आया है जो रिसेंटली बना है, जिसको दर्जा मिला है नेशनल पार्क का, रामगढ़ विषधारी नेशनल पार्क। तो रामगढ़ विषधारी नेशनल पार्क भी राजस्थान में है, इसका भी नाम आप याद रखेंगे। घूमर, पनिहारी, कालबेलिया, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं यहाँ के। ओके, ये अपना बॉर्डर शेयर करता है गुजरात से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से भी और हरियाणा से भी और पंजाब से भी अपना बॉर्डर शेयर किया करता है राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, पीरामल ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन स्वाति पीरामल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो स्वाति पीरामल ये बहुत ही फेमस दोस्तों ये साइंटिस्ट भी हैं और पीरामल ग्रुप की ये वाइस चेयरपर्सन है। तो इनको अभी हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का। साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट स्वाति पीरामल कॉन्फर्ड टॉप फ्रेंच ऑनर। तो पीरामल ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन भी हैं, याद रखेंगे आप, ये हैं स्वाति पीरामल, साइंटिस्ट भी हैं ये, ठीक है, और इनको नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है व्यापार, विज्ञान और भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए। इनको इससे पहले 2006 में फ्रांस के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो कि है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट, और ये जो है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। जैसे भारत में होता है ना कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या होता है, भारत रत्न होता है, दूसरा वाला क्या होता है, पद्म विभूषण, तीसरा क्या होता है, पद्म भूषण, चौथा नागरिक सम्मान क्या होता है, पद्मश्री। तो भारत में ये 4 नागरिक सम्मान है, जिसमें सबसे बड़ा क्या है, भारत रत्न, याद रखेंगे आप। आगे, हाल ही में किसने ओपन अंडर 16 वर्ग में विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप जीता? तो इसको जीत लिया है प्रणव आनंद ने। अभी रिसेंटली दोस्तों विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप चल रही थी, उसमें अंडर 16 कैटेगरी में प्रणव आनंद ने जीत लिया है गोल्ड मेडल, और वहीं अंडर 14 कैटेगरी में AR इलमपर्थी ने जीता हुआ है। तो इनके सामने लिख दो अंडर 14 और इनके सामने लिख दो अंडर 16। तो दोनों ही जो चैंपियन बने वो भारतीय थे। क्लियर है? तो यहां पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे, इंडियाज प्रणव आनंद एंड AR इलमपर्थी विंस टाइटल वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप इन रोमानिया। तो ये आयोजित हुआ था रोमानिया में और इन्होंने अंडर 16 और अंडर 14 कैटेगरी में रिस्पेक्टिवली जीता हुआ है। 16 सितंबर को आयोजित हुआ था। ठीक है, अच्छा एक और,
इन्होंने 11 राउंड में 9 अंक हासिल कर लिए और इनके भी अंक 2500 के पार हो गए। मैंने आपको बताया था जो शतरंज में 2500 पॉइंट्स को पार कर लेता है उसे ग्रैंड मास्टर घोषित कर दिया जाता है। तो भारत के ये बन गए 76वें ग्रैंड मास्टर भी। ठीक है, प्रणव आनंद मात्र 15 वर्ष की उम्र है, रहने वाले हैं ये कर्नाटक की। ठीक है, तो 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? प्रणव आनंद। भारत को 76 ग्रैंड मास्टर मिल चुके हैं। इसके अलावा देखिए, भारत का अगर पहला ग्रैंड मास्टर पूछा जाएगा तो आप विश्वनाथन आनंद बताएंगे, 1988 में ही वो बन गए थे। ठीक है, उनकी एक पुस्तक भी है माइंड मास्टर, याद रखना आपको। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर पूछा जाए तो आप डी गुकेश का नाम लेंगे। ठीक है, और दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर पूछा जाए तब आप बताएंगे कि अभिनव मिश्रा हैं दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर। अभिनव मिश्रा एक्चुअली में भारतीय मूल के तो हैं, लेकिन वो अमेरिका में रहते हैं, इस वजह से वो विश्व के हुए। अगला, हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर राष्ट्रीय रसद नीति का शुभारंभ किया? तो दोस्तों, पीएम मोदी ने अभी हाल ही में नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। दोस्तों, ये क्या करेगा? ये न्यू एनर्जी को एवरी सेक्टर में लाएगा। ठीक है, इसमें मदद करेगा। तो पीएम मोदी ने इसे लॉन्च किया हुआ है। यहाँ पर आप देख पाओगे, आर्टिकल है न्यूज 18 का, ये आर्टिकल है। तो ये नई दिल्ली में किया गया है राष्ट्रीय रसद नीति या नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी एनएलपी का शुभारंभ 17 सितंबर को पीएम मोदी के बर्थडे के दिन है। ओके, ये दोस्तों उच्च लागत और अक्षमता मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक प्रयास है और इससे क्या होगा? कॉम्पिटिटिवनेस में सुधार आएगा, इकोनॉमिकल ग्रोथ बढ़ाने में मदद मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ठीक है, ये सभी चीजों के लिए राष्ट्रीय रसद नीति लॉन्च करी गई है। कर्नाटक सरकार ने दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार के जन्मदिन को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी? तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने घोषणा करी है कि जो दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार हैं, जिनका निधन हो चुका है हार्ट अटैक की वजह से पिछली साल, उनके जन्मदिन को, उनके बर्थ डेट को दोस्तों प्रेरणा दिवस के नाम से मनाया जाएगा, इंस्पिरेशनल डे के नाम से मनाया जाएगा। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, पुनीत राजकुमार बर्थडे टू बी सेलिब्रेटेड एज इंस्पिरेशन डे। ओके, तो ये कर्नाटक गवर्नमेंट ने इसकी घोषणा करी हुई है, कर्नाटक सरकार ने। इससे पहले कर्नाटक सरकार ने इनको मरणोपरांत ही कर्नाटक रत्न पुरस्कार भी दिया था। ये भी क्वेश्चन मैंने कवर किया था। पुनीत राजकुमार दोस्तों कन्नड़ सिनेमा के बहुत ही फेमस अभिनेताओं में से एक थे। इनका पिछली वर्ष जिम में हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया था। तो 29 अक्टूबर को इनका निधन हुआ था। बर्थ डेट होता है 17 मार्च, तो अब से 17 मार्च में कर्नाटक में मनाया जाएगा प्रेरणा दिवस। ओके, आगे, फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस कौन बनी? वो बन गई है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस क्या होगी कि ये फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य कर दी है, मैंडेटरी कर दी है। अब इससे क्या होगा कि जो भी कोई भी ऐसा केस आएगा जिसमें फॉरेंसिक जांच नीड होगी, उसको कलेक्ट करके रखना अनिवार्य हो जाएगा, यानी उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा जाएगा। अगर मान लीजिए किसी को भी डाउट होता है, कभी दोबारा से जांच करवानी पड़ती है, तो ऐसा ना हो कि उसके जो फॉरेंसिक का जो रिपोर्ट है या जो डाटा है, जो कलेक्शन है, वो रहे ना, उसको कलेक्ट करना अनिवार्य होगा। दिल्ली पुलिस जो है यहाँ पर फर्स्ट फोर्स बन गई है, यानी पहली पुलिस बन गई है भारत की टू मेक कलेक्शन ऑफ फॉरेंसिक एविडेंस मैंडेटरी। ठीक है, इसको मैंडेटरी करने वाली। तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसकी घोषणा करी हुई है। आपको मैंने कई बार बताया हुआ है कि दिल्ली पुलिस जो है ना, ये आती है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। कारण ये है कि दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी ना सिर्फ वहां पर दिल्ली गवर्नमेंट की सुरक्षा होती है, बल्कि चूंकि भारत के जो भी मंत्री हैं, भारत की पूरी सरकार वहां पे है, उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। तो इस वजह से दिल्ली जो पुलिस है ये केंद्र सरकार में के अंडर में है, राज्य सरकार के अंडर में नहीं है। केंद्र इस पर कंट्रोल करती है और भी बहुत से कारण है इसके पीछे। ओके, फिलहाल दिल्ली पुलिस से रिलेटेड मुझे एक और पॉइंट याद आ रहा है। दिल्ली पुलिस ने ही अनाउंस किया था, दिल्ली पुलिस ही बनी थी पहली दोस्तों जो स्मार्ट कार्ड के रूप में सशस्त्र लाइसेंस को लॉन्च करी हुई थी। यानी जो हथियारों का लाइसेंस होता है ना, वो स्मार्ट कार्ड के रूप में होगा और ये पहली बार कहां पर लॉन्च हुआ? दिल्ली पुलिस में ही। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए दिल्ली पुलिस 6 साल से अधिक सजा के साथ दंडनीय अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य कर दिया है। अगला, हाल ही में कहां पर भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री, इसका उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया है। ये आप आर्टिकल देख पाओगे, मनी कंट्रोल का है आर्टिकल। मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर टू इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टुमारो।
यानी कि ये 15 को बात करी गई, 16 के तारीख को ये उद्घाटन हुआ है, 16 सितंबर को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी जो राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट है। कारण ये है कि लिथियम आयन सेल जब इसकी फैक्ट्री भारत में आ जाएगी ना, यानी भारत में जब मैन्युफैक्चर होने लगेगी लिथियम आयन सेल, तो भारत में दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, बूस्टअप मिलेगा। इससे जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट आप यूज करते हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे आप इलेक्ट्रिक टॉर्च ले लो, चाहे आप कंप्यूटर लैपटॉप कुछ भी ले लो, उसमें सब में जहां जहां पर भी लिथियम आयन सेल का यूज होता है, इन सब की यूज जब इन सब का प्रोडक्शन भारत में होगा तो इन सब के प्राइसेस जो है वो कम हो जाएंगे। अभी आपने देखा रिसेंटली गुजरात में दोस्तों बन रहा है सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च की गई है, सेमीकंडक्टर हब बनने जा रहा है गुजरात। तो इस वजह से सेमीकंडक्टर के भी जो भी इक्विपमेंट बनेंगे उनके भी प्राइसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि इनका भी प्रोडक्शन इंडिया में ही होगा। तो फिलहाल मुनोत इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा 165 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ ये स्थापित करी गई है। अब तक भारत चीन दक्षिण कोरिया से लिथियम आयन सेल का इंपोर्टेशन किया करता था, आयात किया करता था। अगला है विश्व की पहली चीता पुनर्वास परियोजना किस देश ने शुरू करी। तो दोस्तों अभी हाल ही में दुनिया की पहली चीता रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट या कहें चीता पुनर्वास परियोजना भारत ने शुरू करी हुई है। कल यानी कि 17 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने बर्थडे के दिन नमीबिया से आए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, कल इस पर मैंने आपको एक वीडियो भी दी हुई थी, वो वीडियो भी आप देखिएगा। उसमें पूरा मैंने डिफरेंसेस भी बताए हुए हैं कि चीता क्या होता है, पैंथर क्या होता है, ठीक है ना। और इसमें सब में बहुत सारे जो टाइप होते हैं, टाइगर, पैंथर, जैगुआर, चीता, शेर, इन सब में अंतर क्या होता है, क्यों चीता की स्पीड तेज रहती है, इसके अलावा चीता से जुड़ी सारी जानकारियां मैंने कल बताई हुई थी वीडियो में, तो उसको आप जरूर देखिएगा। तो पीएम मोदी ने लॉन्च किया है वर्ल्ड फर्स्ट चीता रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट बाय रिलीजिंग 8 चीता ब्रॉड फ्रॉम नमीबिया। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, AIR न्यूज का है। तो 2-3 चीजें यहां से याद रखनी है आपको। एक तो कहां पर किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया, तो आप बताएंगे कुनो नेशनल पार्क में, जो कि कहां पर है, मध्य प्रदेश में। भारत किस प्रोजेक्ट के तहत लाया इसको, प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत इसको लाया। और प्रोजेक्ट की चीता के तहत दोस्तों अभी और भी बहुत सारे आने वाले हैं चीते, नमीबिया से ही आएंगे। हर साल 8 से 12 चीते लगभग में आने के चांसेस हैं। प्लेन का नाम पूछा जा सकता है आपसे, तो बोइंग 747 था और ये एक जंबो जेट था, इससे लाया गया। इसके बाद फिर चिनूक हेलीकॉप्टर से जयपुर से मध्य प्रदेश लाया गया, ठीक है। बोइंग से पहले लाया गया नमीबिया से जयपुर, फिर जयपुर से यहां लाया गया कुनो नेशनल पार्क में। 8 चीतों में कितनी मेल है कितनी फीमेल, ये भी पूछा जा सकता है। तो 5 फीमेल हैं 3 मेल हैं, ठीक है। भारत में कब चीतों को विलुप्त घोषित किया गया था, तो 1952 में घोषित किया गया था। आखिरी बार चीते कब देखे गए थे, कहां देखे गए थे, 1948 में देखे गए थे, छत्तीसगढ़ में देखे गए थे, लेकिन उसका शिकार कर लिया था कोरिया के एक महाराजा ने। क्लियर है बिल्कुल। चलिए, तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी है। दोस्तों लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करेंगे जो मैंने पूछ रखे थे आपसे। विनेश फोगाट ने कौन सा मेडल जीता 2019 में, तो इन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता था और अभी एक बार फिर से ब्रॉन्ज इन्होंने जीत लिया है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये मैंने पूछा था और इसमें कुछ लोग जो है मिस्टेक कर दिए। मैंने कहा था, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, भारत में नहीं पूछा गया है, भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है। तो जब भारत की बात आए तब आप गार्डविन ऑस्टिन का नाम लेंगे, यानी कि जिसे हम लोग K2 के नाम से भी जानते हैं। ये स्थित है POK में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। अब चूंकि POK हमारा तो है, तो इसीलिए हम लोग भारत की सबसे ऊंची चोटी बोल रहे हैं, लेकिन चूंकि अभी भारत में POK नहीं है, अभी POK पर पाकिस्तान का कब्जा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, ठीक है। इस वजह से हम लोग भारत में नहीं कहें इसको। अगर भारत में पूछा जाएगा तब आप कंचनजंगा बताएंगे, जो कि वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट और इंडिया 2nd लार्जेस्ट ये पीक है, जो कि है सिक्किम में। तो ये भी 2nd पोजीशन पर आता है। अगर भारत में पूछा जाएगा तब आप इसका नाम लेंगे। समझ में आ गया। चलिए, तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में फिलहाल जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया था, सही आंसर किया था, सबसे पहले आंसर किया था, ऐसे टॉप 10 लोगों के नाम यहाँ पर शो करा दे रहा हूं मैं, जिनमें है आयुषी कश्यप, मीरा राठौड़, रविशंकर, हरिओम, सोनू कुमार, पारिस कुमार, मंटू कुमार, प्रवेश त्रिपाठी, उषा साहू, राजन तिवारी। अब आज का क्वेश्चन, आज आपको बताना है सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब भारत ने किसे हरा करके जीता है। निम्न में से कौन सा टेनिस खिलाड़ी सबसे ज्यादा बार विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम जीता हुआ है।
इसके अलावा भी कौन कौन सा ग्रैंड स्लैम, कौन कौन खिलाड़ी सबसे ज्यादा बार जीते हुए हैं, ये भी आप बता दीजिएगा। जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास करना। प्रैक्टिस सेट इसको जाकर के ले लो, अब समय बहुत कम बचा हुआ है, अक्टूबर में ही आपका एग्जाम है, तो इसको आप व्हाट्सएप से भी और हमारे एप्लीकेशन से भी परचेज कर सकते हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। पीडीएफ और क्विज सब कुछ आपको एनजेटी ऐप पर मिलेगी, डाउनलोड कीजिए इसको। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।